Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agricultural Classes. In today's lecture we will discuss our second part of soil organic manures part 2. आज हम organic manures के बारे में देखेंगे उसका सेकंड पार्ट। पिछले लेक्चर में हमने organic manures के बारे में देखा था कि कौन कौन से organic manures होते हैं और क्या इसके एडवांटेज है। कुछ हमने डाटाज देखे थे प्रीवियस ईयर्स के, इन सब चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम देखेंगे कि मैन्यूर्स कितने तरह की होती है और वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर्स, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर्स आर अवेलेबल विच आर बीइंग प्रिपेयर्ड फर्स्ट एंड देन अप्लाइड टू द फील्ड टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स। फर्स्ट इज द फार्म यार्ड मैन्यूर। तो पहली है फार्म यार्ड मैन्यूर, FYM इसको बोला जाता है। सेकेंड इज ग्रीन मैन्यूर, थर्ड इज crop reduce, fourth is compost, fifth is home compost and sixth is concentrated organic manures. ये डिफरेंट तरह की है। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट इज फार्म यार्ड मैन्यूर। फार्म यार्ड मैन्यूर क्या होती है? फार्म यार्ड मैन्यूर इज प्रिपेयर्ड बेसिकली यूजिंग काउ डंग, काउ यूरिन, वेस्ट स्ट्रॉ एंड अदर डेयरी वेस्टेज। जो फार्म यार्ड मैन्यूर होती है वो जो डेयरी में हमारे काऊ होते हैं, बुफेलो होते हैं, जितने भी डेयरी कैटल्स होते हैं, जितने भी डेयरी एनिमल्स होते हैं, उनका जो वेस्ट होता है, स्ट्रॉ वेस्ट होता है, उनके यूरिन होता है, काऊ डंग होता है, उन सब का यूज़ करते हुए इनका प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ हाईली यूज़फुल एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़ आर, ये बहुत ही यूज़फुल होती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? फाइम इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं। When cow dung and urine are mixed, a balanced nutrition is made available to the plants. तो जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो एक बहुत ही बैलेंस वे में उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं प्लांट्स के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम FYM इज सिमिलर टू दैट ऑफ द इनऑर्गेनिक सोर्सेस। जो फॉस्फोरस और पोटेशियम कितना अवेलेबल हमारा जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होते हैं, मीन्स कि इनऑर्गेनिक सोर्सेस से होते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, उतने ही सेम अमाउंट में हमको ये अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स के लिए। एप्लीकेशन ऑफ FYM इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, तो इससे सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। लेकिन हमने देखा पिछले लेक्चर्स में कि जो सॉइल फर्टिलिटी है उस पर बैड इफेक्ट होता है फर्टिलाइजर यूज़ करने से। FYM है जो फार्म यार्ड मैन्यूर है उसका यूज़ किया जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई भी डेयरी फार्म है वहाँ पर ये बहुत चीपली और ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल होती है, तो इसका यूज़ करना चाहिए जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सके। देन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ FYM। ये पिक्चर शो की है जहाँ पे न्यूट्रिशनल जो FYM परसेंटेज है वो शो किया है एंड हमने एक फिगर दिखाया है जो जिसमें कि आप देखते हैं स्ट्रॉ है, काऊ डंग है, यूरिन का मिक्सचर यहाँ पे रखा हुआ है। इट इज़ यूज एज ए फार्म यार्ड मैन्योर। इसमें नाइट्रोजन परसेंटेज जो अबाउट 0.5% होता है, फॉस्फोरस 0.25%, पोटेशियम 0.4%, कैल्शियम 0.08%, सल्फर 0.02%, जिंक 0.004%, कॉपर 0.0003%, मैग्नीज 0.0070% एंड आयरन 0.45%। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनका परसेंटेज है वो काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है, जो कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो भी काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है। इट मे बी यूज्ड फॉर क्रॉप्स इन द फील्ड। नेक्स्ट इज ग्रीन मैन्यूर। ग्रीन मैन्यूर क्या है? इंडिया हैज़ चेंज फ्रॉम ए रीजन ऑफ फूड सिक्योरिटी टू द फूड सफिशिएंसी बाय increased fertilizer use by with subsidized prices, but use of organic manures include green manure decline substantially. हम जानते हैं कि पहले जो इंडिया था वो फूड स्केर्सिटी कंट्री थी, लेकिन अब फूड सफिशिएंट कंट्री है। मीन्स फूड इज अवेलेबल मोर देन द सफिशिएंसी इन आवर कंट्री। इट इज पॉसिबल विद द यूज ऑफ ऑल द फर्टिलाइजर्स, ऑल द ऑर्गेनिक मैन्यूर्स एंड all these substances which provide the nutrients to the plants and for the crops. In between all these substances, green manure is one of these important.
सो इनऑर्गेनिक में से यूज़ करने से के साथ साथ में ग्रीन मैन्योर्स का भी यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन मेक अवेलेबल टू द प्लांट्स। सो इनऑर्गेनिक fertilizers are becoming more expensive, therefore sustainability of the soil productivity has become a question. So जो inorganic fertilizers हैं वो महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं, so इसके कारण उनकी जो पॉपुलरिटी है वो कम होती जा रही है। Hence alternate sources to supplement the inorganic fertilizers are thought of. So जो inorganic fertilizers हैं जो artificially अप्लाई किए जाते हैं, so उनको सब्स्टिट्यूट करने के लिए जो नए तरीके लाए गए हैं उनमें से ग्रीन मैन्योर भी है, इसी तरह से फार्म यार्ड वगैरह मैन्योर की तरह ही। सो ग्रीन मैन्योर्स आर लो कॉस्ट एंड इफेक्टिव टेक्नोलॉजी इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड सेफगार्डिंग द प्रोडक्टिविटी। सो एक ये अल्टरनेटिव है फर्टिलाइजर्स का जिसका कि कॉस्ट बहुत लो है और इससे सेफगार्ड होता है, सॉइल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। सो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स कौन कौन सी है, जैसे ढेंचा है, देन मनीला गाठी है, ये कुछ ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स हैं। देन सनहेम्प है, देन वाइल्ड इंडिगो है। तो इन सब की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये और भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवाते हैं सॉइल के अंदर। तो इन सबको उगाया जाना चाहिए। पहले हम कुछ क्रॉप्स उगाने से पहले इनको खेत में फील्ड में उगाते हैं, देन वी मिक्स इट इन द सॉइल and then they used as a nutrients by the plants. So next is crop residue. So crop residue क्या होता है, तो crop residues are the non-economic plant parts that are left in the field after harvest. So non-economic part हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो हम उनको फील्ड में ही छोड़ देते हैं और उनका जो डिकम्पोजिशन होता है तो उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं वो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं जो नेक्स्ट क्रॉप में उगाए जाते हैं। द हार्वेस्ट रिफ्यूज इंक्लूड स्ट्रॉ, स्टबल, स्टोवर एंड हम्स इन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। तो जो स्ट्रॉ, स्टबल, स्टॉव वगैरह होते हैं वो सब जो प्रीवियस क्रॉप के लेफ्ट होते हैं, वो जब उनका डिकम्पोजिशन होता है तो वो नेक्स्ट क्रॉप के द्वारा यूज कर लिए जाते हैं। क्रॉप रिमेन्स आर आल्सो फ्रॉम थ्रेशिंग शेड्स और दैट आर द डिस्कार्डेड ड्यूरिंग अ क्रॉप प्रोसेसिंग। तो कुछ क्रॉप प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग भी जो जैसे चाफ होता है, क्लीनिंग के टाइम पे, जो थ्रेशिंग के टाइम पे निकलता है, तो वो सब भी क्रॉप रेसिड्यूज में आता है और वो भी एज ए न्यूट्रिएंट्स या क्रॉप रेसिड्यूज प्लांट्स में, क्रॉप्स में अप्लाई किया जाता है जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स के लिए। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस पिक्चर शोइंग द बायो कंपोस्ट प्रिपेयर्ड विद फार्म वेस्ट। ये फार्म वेस्ट से प्रिपेयर किया जा रहा है। देन सेपरेशन ऑफ कंपोस्टेड मटेरियल्स थ्रू सीविंग, सीविंग के द्वारा उसको अलग करके इसको यूज किया जाएगा। तो ये इस तरह से अप्लाई किया जाता है जब प्लांट्स में, तो उनको डिफरेंट जो एलिमेंट्स है, डिफरेंट उनको न्यूट्रिएंट्स हैं चाहिए, वो उनको प्रोवाइड करता है। दिस प्रोसेस इंक्लूड वेस्ट लाइक ग्राउंडनट शेल, ऑयल केक, राइस हस्क एंड कॉब्स ऑफ मेज, सोरगम। तो इसकी प्रोसेस है वो जैसे ग्राउंड शेल्स वगैरह हैं, ग्राउंडनट के हैं, मूंगफली के हैं, ऑयल केक्स है, इन सबको जो मिक्स करके अप्लाई किया जाता है। द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल एज ए बायोमास रिसोर्स अपीयर्स टू बी फ्रॉम द फील्ड रेसिड्यू ऑफ सोरगम, मेज, सोयाबीन, कॉटन एंड शुगर केन। तो इन सोरगम, मेज जो ये सब क्रॉप्स हैं, इनसे सबसे ज़्यादा निकलता है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। दिस रेसिड्यूज विल कंट्रीब्यूट 1 लाख टन ऑफ नाइट्रोजन, 0.5 लाख टन ऑफ फॉस्फोरस एंड 2 लाख टन ऑफ पोटेशियम। तो देखिए इसमें कितनी बड़ी मात्रा में अवेलेबल होते हैं, जो सॉइल को अगर मिल जाए तो कितना बेहतर होगा। अगर हम इनको फेंक देंगे, यूज नहीं करेंगे, तो वो सब लॉस्ट हो जाएगा। हाउ एवर क्रॉप रेसिड्यूज नीड कंपोस्टिंग बिफोर बीइंग यूज्ड एज ए मैन्योर। कंपोस्टिंग मीन्स कि उनको पहले डिकम्पोज करना पड़ता है, एज ए कंपोस्टिंग करना पड़ता है, तो उसके बाद ही हम यूज कर सकते हैं। इसको डायरेक्टली हम फील्ड में अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो क्या करेंगे, वो हैम्परिंग करेंगे। जो इम्प्लीमेंट्स को यूज करने में बहुत सी जो प्रोसेस होती हैं या जो कल्चरल इंटरकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं उनमें ये हैम्परिंग करते हैं, तो इसलिए इनको पहले कंपोस्टिंग करना जरूरी होता है। देन नेक्स्ट इज कंपोस्ट। सो कंपोस्ट ये रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कंपोस्ट क्या है, एक रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है। सोइल ऑर्गेनिक मैटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड हैंस इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ये भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है सस्टेनेबल सॉइल फर्टिलिटी में एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यूज आता है। इन एडिशन टू द बीइंग ए सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इट इम्प्रूव द फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल।
सो ये फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी एनहेंस करता है। सुपर कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय adding the super phosphate with the compost, and azo compost is used prepared by adding the n fixing bacteria like azolla etc with the compost। तो ये दो एडिशनल तरह की जो मीन्स की सुपर कंपोस्ट और एजो कंपोस्ट जानते हैं, जिससे कि आर्टिफिशियली कुछ हम सुपर फॉस्फेट या फिर एन फिक्सिंग बैक्टीरिया वगैरह ऐड करते हैं कंपोस्ट में, जिससे उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और वो ज़्यादा न्यूट्रिशंस रिलीज करते हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ कंपोस्टिंग क्या है? फाइनल वेट ऑफ द कंपोस्ट इज वेरी लेस। तो जो फाइनल वेट होता है कंपोस्ट का बहुत लाइट वेट होता है, इसको इजीली हम फैला सकते हैं। कंपोस्टिंग टेम्परेचर किल पैथोजेंस वीड सीड्स एंड सीड्स। तो ये जो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इसकी जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हायर टेम्परेचर इसका ज़्यादा टेम्परेचर पे हो जाता है, जिससे कि पैथोजेंस मर जाते हैं, वीड सीड्स वगैरह मर जाते हैं। सीलेबल प्रोडक्ट, इम्प्रूव मैन्यूर हैंडलिंग, रिड्यूस द रिस्क ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। अगर हम कहीं पे फेंकेंगे तो वो पॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसी को क्रॉप्स में या फील्ड्स में यूज़ करेंगे तो वो एज ए मैन्यूर यूज़ हो जाएगा। वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ वेस्ट ड्यूरिंग कंपोस्टिंग, नंबर ऑफ वेस्ट फ्रॉम द सेवरल सोर्सेस आर ब्लेंडेड टुगेदर। तो बहुत से जो सोर्सेस होते हैं पोल्यूशन के वो कम हो जाते हैं, और ये इसका जो यूज होता है वो एज ए कंपोस्ट या एज ए मैन्यूर यूज हो जाता है। Composting temperature kills the pathogens and weed seeds. Matured compost become into equilibrium with the soil and excellent soil conditioner. So ये जब पूरी फुली डिकम्पोज हो जाती है तो ये सॉइल ही बन जाती है, और ये सॉइल कंडीशनर के रूप में भी यूज किया जाता है। Then next is वर्मी कंपोस्ट। So वर्मी कंपोस्ट is an organic manure or biofertilizer produced as a vermi compost by earthworms feeding on biological waste material plant residues। तो जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो अर्थवर्म के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। अर्थवर्म मीन्स केचुए जिसको हिंदी में बोलते हैं, इनके द्वारा ही ये प्रोड्यूस की जा सकती है। सो यहाँ पे हमने एक पिक्चर दिखाई इसमें कि बहुत सारे आप देख सकते हैं कि जो केचुए हैं या अर्थवर्म्स है उस पर एक्शन कर रहे हैं और उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, और उसके हेल्प से जो कंपोस्ट बनती है उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। दिस कंपोस्ट इज एन ऑर्डरलेस क्लीन ऑर्गेनिक मटेरियल containing adequate quantity of NPK and several micronutrients essential for the plants। तो क्लीन होती है, ऑर्डरलेस होती है, इसमें कोई भी बैड स्मेल नहीं आती है, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेन होता है, NPK प्रचुर मात्रा में होता है, और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होते हैं। देन वर्मी कंपोस्ट शेड। वर्मी कंपोस्ट इज प्रिफर्ड न्यूट्रिएंट सोर्स फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ये चीपली है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जानी चाहिए। It is eco-friendly, non-toxic, consumes low energy input for composting and is a recycling biological product। So eco-friendly है, non-toxic है, और इसमें energy consumption बहुत कम होता है। The process allows for the safe conversion of waste into a valuable nutrients rich humus fertilizer compost, vermi compost। So जो हमारे लिए waste होता है उसको valuable nutrients में convert कर देता है। Then next is home compost। होम कंपोस्ट मीन्स कि जो भी हमारा घर में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि सब्जियों के या फ्रूट्स के जो वेस्ट है, जितने भी होम कंपोस्ट होते हैं उन सबको यूज़ किया जाता है एज ए कंपोस्ट, एज ए मैन्यूर। तो उनको ही हम होम कंपोस्ट बोलते हैं। होम बाई प्रोडक्ट्स बोल लीजिए, होम वेस्ट बोल लीजिए, उन सब से जो बनाई गई जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स मीन्स जो मैन्यूर प्रोड्यूस की जाती है उसी को हम होम कंपोस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर्स। सो कंसंट्रेटेड कौन से होते हैं? एडिबल ऑयल केक्स विच बी सेफली फीड टू द लाइवस्टॉक, ग्राउंडनट केक्स, कोकोनट केक एटसेट्रा। तो एडिबल केक्स होते हैं वो तो हम लाइवस्टॉक को मीन्स की एनिमल्स को खिला सकते हैं, लेकिन जो नॉन एडिबल ऑयल केक्स होते हैं विच आर नॉट फिट फॉर द फीडिंग लाइवस्टॉक लाइक कैस्टर केक, नीम केक एंड महुआ केक, these should be used in the field। These should not be thrown out of and it should be used in field for the nutrition purpose। Both edible and non-edible oil cake can be used as a manure। हालांकि हम दोनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फीडेबल है, एडिबल है, उनको हम फीड कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन एडिबल है उनको हमको फेंकना नहीं चाहिए। However, edible oil cakes are fed to cattle and non-edible cakes are used as manure especially for horticultural crops।
Nutrients present in the oil crops after mineralization are made available to the crops in 7 to 10 days after application. मीन्स कि हमारी क्रॉप ग्रो करने से 8-10 दिन पहले इसको यूज़ किया जाता है, जिससे कि उनका थोड़ा डिकम्पोजिशन हो जाए और उनमें जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं वो प्लांट्स तक पहुंच पाएँ. एंड दीज आर द पिक्चर शोइंग द ऑयल केक्स लाइक जैतूरोफा ऑयल केक, पोंगामिया ऑयल केक्स एंड कॉटन सीड ऑयल केक्स. तो ये सब केक्स हैं जो कि नॉन एडिबल हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं. देन एवरेज न्यूट्रिशन कंटेंट ऑफ द ऑयल केक. तो एवरेज जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है NPK हम देख लेते हैं. जो कैस्टर केक है उसमें N 4.3, P2O5 1.8 एंड K2O5 1.3 रहता है. तो इस तरह से सब के दिखाए गए हैं. आप इस टेबल को रिमेंबर कर सकते हैं. इनमें से कभी वैल्यूज़ पूछी जा सकती हैं कि सपोज महुआ केक में P2O5 का कितना परसेंटेज होता है, तो आप याद करके बता सकते हैं 0.8% होता है. सो दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस थिंग. देन for edible oil cake, similarly table showing the NPK values, you can remember this thing like coconut cake, cotton seed, groundnut cake, linseed cake, all these are shown in this table. So organic manures are cheapest source of nutrients and compared to the synthetic fertilizers, these are the cheapest sources. Then various sources of organic manures are described and individual nutrient status are summarized. So all sources are available in ऑन फार्म. कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है, ऑन फार्म में ही अवेलेबल होते हैं सब जो ऑर्गेनिक मैन्यूर्स हैं. फार्मर्स कैन अडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेस फॉर इम्प्रूव बनाना प्रोडक्शन एंड ऑल अदर प्रोडक्शंस फॉर मीन्स एवरी क्रॉप, इन एवरी क्रॉप इट शुड बी यूज्ड. दे डोंट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन द क्रॉप्स. सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर. इसमें हमने मैन्यूर्स के बारे में देखा, जो भी ऑर्गेनिक मैन्यूर्स फार्म पे प्रोड्यूस की जाती है, यूज़ की जाती है. आई होप आपको लेक्चर पसंद आया है. अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें. आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं. आप हमारी वेबसाइट www.advancedagriculture.com पर भी रजिस्टर कर सकते हैं. आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.